और थोड़ा पानी पी लीजिएगा दोस्तों। आप ध्यान से बाहर आ गए होंगे, तो हम सज्जन सांगत्य की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को वेलकम। आज का हमारा 16th डे है और फिर से एक बार हम नए मास्टर के साथ आपसे जुड़े हैं, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मनीषा यमुन। उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं कर देती हूँ आपको। फिर आज का हमारा हम टॉपिक लेंगे, जो है बच्चों को ध्यान सिखाना। तो दोस्तों, मनीषा जी जो है वो एक स्पिरिचुअल हीलर है, मीडियम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और वो 10 साल से भी ज्यादा सोशल वर्क उन्होंने किया है। वो आनापान सती ध्यान में 2012 से है, और उन्होंने 500 से भी ज्यादा लाइफ जो है वो टच किए हैं, लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। वो अलग अलग मोडालिटीज का इस्तेमाल करके लोगों को मदद करती है, जैसे रेकी है, इनर चाइल्ड है, फैमिली कॉन्स्टलेशन है, आकाशिक रिकॉर्ड, ओरेकल रीडिंग, डाउजिंग, साइकोलॉजिकल थेरेपीज। तो ये सारे मॉडलिटीज वो जानती है। तो दोस्तों, चलिए हम स्वागत करते हैं मनीषा जी का। ओवर टू यू मनीषा, वेलकम। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, यस मैम। या यस। सो लेट मी शेयर। ओके, गिव मी सेकंड। मैं मेरा पीपीटी में शेयर कर लूँ। यस। सो आई होप कि सबको मेरा ये दिख रहा है। यस। Yes. यस मैम। Yeah, thank you so much. So, सबको प्रणाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों को ध्यान सिखाना और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी लोग ध्यानी हैं, हम सब लोग ध्यान करते हैं एज एन एडल्ट। लेकिन हमको ये भी बहुत इच्छा होती है कि हम बच्चों को भी ध्यान सिखाए। और हमारे ध्यान में जो भी अनुभव आए हैं, हमारा जो भी हीलिंग हुआ है, हमको जो भी स्पिरिचुअल अनुभव ध्यान के दौरान आए हुए हैं, उसका फायदा बच्चों को भी अगर हो पाए या हम उनको वो फायदा दिला सके, तो कितनी अच्छी बात होगी। ये हम सभी लोग जानते हैं एज अ हम मेडिटेटर करके। तो पहले तो हम ये समझ लेंगे कि जब हम ध्यान करते हैं, किसी भी प्रकार का ध्यान करते हैं, नॉट ओनली अनापान सती, लेकिन अगर माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन करते हैं या क्रिया योगा ध्यान करते हैं, कोई भी ऐसी टेक्निक जो सांसों से जुड़ी है, वो वाला ध्यान जब हम करते हैं, तो उसका हमारे ऊपर या हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर कुछ पर्टिकुलर तरीके से उसका हमको फायदा मिलता है। और बहुत सारे रिसर्च बहुत सालों से जो भी मेडिटेटर्स हैं उनके ऊपर किए जा रहे हैं, और वो रिसर्च हमको बताते हैं कि कैसे हमारा जो ब्रेन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है अगर हम कंसिस्टेंटली कुछ दिनों तक
ध्यान ध्यान का प्रैक्टिस करें तो क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई भी किसी भी तरीके का ध्यान करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ब्रेन का चित्र यहाँ पे रखा है, और इसमें हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और वो जो अलग अलग पार्ट्स है उनका कुछ तरीके का काम होता है, वो कुछ ना कुछ उनका पर्पस होता है, और उस तरीके से वो सारी चीजें, वो सारे एरियाज ब्रेन के काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आप अगर देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का छोटा सा एरिया है जिसको अमेगडला बोलते हैं। तो ये जो अमेगडला है, इसको फियर सेंटर भी बोला जाता है। तो ये जो फियर सेंटर है, डर वाला जो सेंटर है, तो ये क्या काम करता है हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि अगर हमको किसी चीज का डर लगता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन। हमको किसी चीज से प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए अगर हम उस डर का इस्तेमाल करें, अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पे सांप है, तो हम डर जाएंगे और हमको खुद को बचाने का कोशिश करेंगे। तो ये अमेगडाला जो है, वो ऐसा वाला काम करता है कि कोई भी डेंजरस सिचुएशन हमारे लाइफ में अगर हमारे सामने आ जाए, तो खुद को कैसे बचाया जा सकता है, तो इसके ऊपर अमेगडाला काम करता है। तो दोस्तों, लेकिन आज के दौरान, आज का जो सिस्टम है, आज का जो एनवायरनमेंट है, आज का जो लाइफस्टाइल है, अगर हम उसको देखें, ध्यान से देखें, तो हम हमेशा किसी न किसी तरीके से ये डेंजर सिचुएशंस का अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस जाना है और लेट हो गए, तो हम उसको डेंजर जोन में डाल देते हैं। किसी से मिलना है, और अगर वहां पे हम ठीक तरीके से तैयार होके नहीं गए उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो हम उसको भी डेंजर जोन में डाल देते हैं। किसी को हमको अगर हमारे मन की बात बोलनी है, और हमें डाउटफुल होता है, हमको डाउट आता है कि वो बंदा समझ सकेगा या नहीं समझ सकेगा, तो वो चीज भी हम डेंजर जोन में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इवेंट्स जो हम आज के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब मैक्सिमम इवेंट्स हम उनको डेंजर जोन में डाल देते हैं। और क्या होता है, जब ये एमिगडाला एक्टिवेट होता है, अब इसको जब मैसेज मिलता है कि इट्स अ डेंजर सिचुएशन आउट देयर एंड यू हैव टू सर्वाइव, हमको खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को संभालना है, तो ये एमिगडाला वाला एरिया जो है, वो हमारे बॉडी में अलग अलग किस्म के हार्मोन्स होते हैं। उसमें उसमें का एक हार्मोन होता है, एक केमिकल होता है, जो जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कॉर्टिसोल बोलते हैं, और ये किडनी के ऊपर वाले एरिया में उसका सिक्रेशन होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये मैसेज इमीडिएटली स्ट्रेस हार्मोन को जाता है, और हमारा सिस्टम टेम्पररी पॉज मोड पे जाता है। और हम, मतलब अगर सांप यहाँ पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम भागने लगेंगे, हम एग्जिट कहाँ पे है इस जगह पे वो ढूंढने लगेंगे, और खुद को बचाएंगे। उसी तरीके से ये चीजें जब हम भागने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, उस दौरान, उस टाइमलाइन में हमारी जो भी बॉडी की सिस्टम्स चल रही है, काम कर रही है, वो टेम्पररी पॉज लेती है, और पूरा ध्यान पूरे बॉडी सिस्टम का ध्यान वो सर्वाइविंग के लिए जाता है, वो भाग दौड़ करने के लिए जाता है, और उसी के लिए एनर्जी दी जाती है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब एमिगडाला एक्टिवेट होता है, और ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे बॉडी का सिस्टम टेम्पररी पॉज कर देते हैं, और उसकी वजह से धीरे धीरे जितने टाइम हम वो स्ट्रेस सिचुएशंस में रहते हैं, उतना टाइम हमारा बॉडी पॉज मोड में जाता है, और फिर एक्टिवेट होता है, फिर पॉज में जाता है, फिर एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डाउन होने लगता है, और उसका साइड इफेक्ट या उसका एक्सटेंडेड इफेक्ट ऐसे होता है कि हम बार बार बीमार होने लगते हैं। कुछ ना कुछ शारीरिक बीमारियां हमको लगती है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो होने लगती है, और पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं तो भी बिगाड़ आने लगता है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, तो
क्या होता है अगर हम कंसिस्टेंटली 21 डेज मेडिटेशन करते हैं या उससे भी ज्यादा मेडिटेशन करते हैं। तो रिसर्च में ऐसा देखा गया है, न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में, कि ये एमेगडाला वाला जो जो सेंटर है, ये फियर सेंटर है, इसका साइज कम होने लगा है। एंड इट मीन्स कि जब इसका साइज कम होता है तो इसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी बदल जाता है, और हम बहुत अलर्ट मोड पे जाके ही सिचुएशन को वाइजली देख पाते हैं, समझते हैं, और उसके बाद में हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो हमेशा स्ट्रेस एक्टिवेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, और जब स्ट्रेस एक्टिवेट नहीं होता है तो डेफिनेटली हमारा बॉडी सिस्टम रिलैक्स मोड में ज्यादा से ज्यादा टाइम रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरा जो पिक्चर दिखाया है, ये जो है वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का है। जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होती है हमारे बैकबोन में, और जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और उसके दो पार्ट है, सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जब ये एमिगडाला एक्टिवेट होता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, तो ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इसका इफेक्ट हो जाता है। जैसे हमारे आईबॉल्स बड़े हो जाते हैं, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारा हमारा यूरिन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लैडर फुल हो जाता है, या स्वेटिंग आ जाता है, स्किन रिलेटेड मतलब उसमें से होने लगते हैं। तो ये चीजें पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करती है जब हमारा एमिगडाला एक्टिवेट होता है, या वो स्ट्रेस वाला अलार्म बजता है। एंड अपोजिट ऑफ सिंपथेटिक इज पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा टाइम रिलैक्स रखने का कोशिश करती है, कि रिलैक्सेशन में वो बूस्टिंग भी हमारे बॉडी को मिलता है, और वाइजली या सजग रूप में हम वो सिचुएशन को हैंडल करें, वो कैपेसिटी हमको पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम देती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च मेडिटेशन के ऊपर किया गया है, और ना कि मतलब एडल्ट के ऊपर ही नहीं, लेकिन बच्चों में भी, जैसे टीनेज स्कूल गोइंग बच्चों में, हाई स्कूल के बच्चों के ऊपर भी ये वाले रिसर्च किए गए हैं। और इसका इफेक्ट एक्सटेंशन में बहुत अच्छे मिले हैं, कि उनका स्ट्रेस लेवल, एग्जाम एंजाइटी, ये सारी चीजें कम हो जाती है। और ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है कि ब्रेन के ऊपर क्या बेसिक इफेक्ट होता है, तो ये वाला इफेक्ट, बेसिक मेडिटेशन का इफेक्ट, ये देखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च है, और बहुत सारे बॉडी ब्रेन पार्ट्स के ऊपर भी रिसर्च हुआ है। मेडिटेशन का इफेक्ट उसके ऊपर कैसे होता है, कैसा फंक्शनिंग इम्प्रूव हो सकता है, इसके ऊपर वो रिसर्चेस किए गए हैं। अलग अलग एज ग्रुप के लिए भी किए गए हैं। तो आप सोचिए, अगर जैसे हम बोलते हैं कि हमको ही स्ट्रेस है, हमको ऑफिस जाना है, घर संभालना है, बच्चों को, फैमिली को संभालना है, सोशल एनवायरनमेंट में रहना है, और अलग अलग किस्म के हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हैं। लेकिन बच्चों को भी स्ट्रेस आता है, उनको भी एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, पीयर ग्रुप जैसे दोस्तों में दोस्तों में पहचान बनाने का प्रेशर होता है, वो एक्सेप्ट, अगर दोस्त मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इसका प्रेशर होता है, टीचर्स का प्रेशर होता है, और उसके ऊपर फैमिली का भी प्रेशर होता है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, और ऑल राउंडर होना चाहिए। ये वाला अलग से प्रेशर आज के दिनों में बच्चों के ऊपर होता है, और उसके वजह से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज बच्चों में भी देखी गई है। और नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ इश्यूज, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा कैपेसिटी में, या बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म की इमोशनल बीमारियां
या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बच्चों में देखे जा रहे हैं। आजकल बहुत इम्पल्सिव बच्चे हो रहे हैं, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, अभी के अभी मुझे चाहिए, इस तरीके का उनका बिहेवियर पैटर्न होता है, या बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, डर जाते हैं। इवन आजकल ऐसे भी देखा गया है कोरोना के बाद में कि हर 3 बच्चों के पीछे, टीनेज बच्चों के पीछे 2 बच्चों में डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे गए हैं। तो इट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली ऑल टुगेदर कि ये मेंटल हेल्थ इशू, अगर ये बच्चे जैसे बड़े हो जाएंगे तो ये मेंटल हेल्थ इशू भी बड़ा हो सकता है। ऐसा प्रेडिक्शन बहुत सारे रिसर्च में किया गया है, और ये ग्लोबल रिसर्चेस है, बहुत सारे कंट्रीज में भी ये रिसर्चेस कंडक्ट किए हैं। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों को मेडिटेशन सिखाए तो अगर जैसे हमारे पीएसएसएम में 2 साल का बच्चा भी मेडिटेशन करता है, और उसके बाद में के भी बच्चे मेडिटेशन करते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये एमेगडाला शुरू से ही इसका रिस्पॉन्स स्ट्रेस या डेंजर जोन में जाने जाने के लिए हम वहां पे उसको स्टॉप कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं। इसका साइज पहले से ही छोटा ही रहेगा, और इसका इफेक्ट आगे जाके द बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हो सकता है। एंड द अनदर फैक्टर्स आर लाइक कि इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, या बेटर बैलेंस पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। तो ये हो गया कि why we need to teach meditation, the science behind the meditation क्या है एक्चुअल में। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है जब हम बच्चों को ये सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ये ऐसे वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे क्यों करना है, क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, कैसे आप प्रूव करोगे कि मुझे ये फायदा हो रहा है। तो ये सारे चीजों के लिए हमारे पास प्रूफ होने चाहिए, और उनसे बात करने के लिए हमको इजी होना चाहिए। इसलिए हमको पहले ब्रेन पे कैसे मेडिटेशन का इफेक्ट होता है ये जानना जरूरी है। देन अगर कंसिस्टेंटली कुछ रिसर्च ऐसे हुए हैं जो जिन्होंने बच्चों के ऊपर काम किया है, तो उन्होंने मिनिमम 21 डेज के लिए बच्चों को मेडिटेशन सिखाया, और अलग अलग ग्रुप के लिए भी ये रिसर्चेस हुआ है। द लेस देन 10 years ओल्ड किड्स एंड द टीनेज किड्स। तो ये अगर 21 डेज का इफेक्ट जो भी उन्होंने मेजर किया है, तो उसमें ये रिसर्च कैसे डिजाइन किए गए, तो पहले उन्होंने कुछ पैरामीटर्स लेके उसके ऊपर जो करंट स्टेटस है बच्चे का उसका असेसमेंट किया, फिर उनको मेडिटेशन सिखाया, और उसके बाद में आफ्टर 21 डेज फिर से वही पैरामीटर, पहले वाले पैरामीटर के ऊपर ही फिर से बच्चों का असेसमेंट किया, उनके टेस्ट लिए गए, और उसमें जो डिफरेंस आया उसके ऊपर उनको क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं या हुए हैं, ये उसका कलेक्टिव लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। तो जैसे हम सबको पता है कि कोई भी बच्चा, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठता नहीं है, एक एक्टिविटी ज्यादा देर तक नहीं करता है, वो बहुत इधर उधर उनका माइंड डाइवर्ट होते रहता है। तो मेडिटेशन से उनका फोकस इंप्रूव होगा, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, कि एक जगह पे बहुत कंसंट्रेशन से बच्चा काम करने लगेगा और पढ़ाई करने लगेगा, या एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव थिंग बच्चा कर सकता है। तो एंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बच्चे का हो सकता है। जैसे फोकस बढ़ गया, अटेंशन स्पैन बढ़ गया, तो पढ़ाई में मतलब पढ़ाई, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको जल्दी से ध्यान में रखने के लिए इजी हो जाएगा। और उसके बाद में जब भी वो अगर एग्जाम अटेम्प्ट करता है, तो उसमें भी उसको ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेमोरी इंप्रूव होने के लिए भी मेडिटेशन काम करता है। देन डिक्रीज्ड एंजाइटी, स्ट्रेस, और द एग्रेशन बच्चों में, टीनेज बच्चों में, खास करके प्री टीनेज बच्चों में बहुत ज्यादा एग्रेशन
के केसेस आगे आ रहे हैं। तो ये एग्रेशन कहाँ से आता है, ये जो रेज होता है या बहुत ज्यादा एंगर होता है टुवर्ड्स सेल्फ कभी कभी या टुवर्ड्स अदर होता है, तो ये एंगर और स्ट्रेस लेवल का भी स्कोर एक्चुअली मेडिटेशन के बाद में कम हुआ देखा गया है। देन सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, या तो अस्तित्व, ये चीज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन मेरे बिहेवियर के बारे में, मेरे थॉट्स के बारे में, मेरे इमोशनल मेरी भावनाओं के बारे में का अवेयरनेस उनका बढ़ता है उसका। और जब ये चीजें समझ में आती कि मुझे कैसे महसूस होता है, मैं किस तरीके से सोचता हूँ, तो डेफिनेटली जब खुद के बारे में समझ बढ़ती है तो दूसरों के बारे में भी समझ बढ़ने की शुरुआत वहां से हो जाती है। और बच्चे एम्पथाइज होने लगते हैं, दूसरों के नजरिए से भी सिचुएशन को देखना शुरू कर देते हैं। और इसका इफेक्ट और ज्यादा ऐसे होता है कि इमोशनल कंट्रोल या उनका जो इम्पल्सिव बिहेवियर है वो कम कम हुआ देखा गया है। जो भी इमोशंस आते हैं उसको बेटर तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है, ये चीज एक्चुअली टीनेज गर्ल्स के ऊपर ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ये रिसर्च किया था, तो उनको ये देखने को मिला कि इमोशनल रेगुलेशन ये टीनेज गर्ल्स में बेसिकली जो भी मूड स्विंग्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल सेट हो रहा होता है, उसके वजह से जो भी हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट इज इमोशनल इम्पल्सेस डिसरेगुलेशन, ये उसका इफेक्ट होता है। तो जब मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया तो उनमें बहुत सारा कामनेस या पीस देखने को मिला है। और किस तरीके से हम इमोशंस हैंडल करते हैं उसका तरीका भी इस रिसर्च में बदला हुआ नजर आया है। तो मोटिवेटेड फील करता है बच्चा बहुत सारा जब मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो मोटिवेशन टूवर्ड्स अचीविंग द गोल्स, जो भी उनका पढ़ाई करने का गोल है या पर्टिकुलर मार्क्स उनको ग्रेड्स अचीव करने का गोल है, या परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और सच काइंड ऑफ पार्टिसिपेशंस, तो उसमें हम उनको मोटिवेशन और एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। बच्चों में भी ऐसे देखा देखा गया है कि उनको भी बर्नआउट आता है, थकान हो जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सडनली बच्चा बोलने लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, और उनका एनर्जी लेवल पूरा का पूरा डाउन दिखने लगता है, और शट डाउन हो जाता है बच्चा कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मतलब किसी में इंटरेस्ट नहीं है, इस तरीके के डायलॉग्स वो बोलता है। तो इट्स अ बर्न आउट लेवल बिकॉज ऑफ ऑल द कंसिस्टेंट स्ट्रेस अबाउट स्टडी, अबाउट परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। तो ये देखा गया है कि बर्नआउट के जो फेजेस होते हैं बच्चों में, उसका इंटेंसिटी एक तो कम हो गया है और दूसरा चीज की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गया है। देन बर्नआउट से ही रिलेटेड टायर्डनेस होता है या बॉडी एक्स देखे गए हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि 6-7 साल के होते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पैर दुखने लगे हैं, मेरा सर दुखता है, मेरा पेट दुखता है। तो पैर दुखना, खेलने की उम्र में पैर दुखना इज समथिंग डिफरेंट, राइट? कि उनका तो डेवलपिंग एज होता है, खाते पीते हैं, फिर भी उनको पेन हो रहा है। तो इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू अवर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ दैट किड। तो ये चीजें भी देखी गई है कि वो कम होने लगी है। देन ये चीज तो मैंने आपको बोली कि इम्प्रूव फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब बच्चे का सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ता है कि एक चीज मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ लेकिन दूसरी चीज मेरे से अच्छे से नहीं हो रही है, तो इट्स ओके। मैं सब में परफेक्ट नहीं हो सकता, सब चीजें मुझे मुझे
करनी ही चाहिए या आनी ही चाहिए, उसमें मैं एक्सपर्ट होना ही चाहिए, ये वाला जो चीज है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और मोर फोकस टूवर्ड्स व्हाट आई हैव, विच जो भी मेरे पास स्किल्स है उसके ऊपर ध्यान देना शुरू हो जाता है। तो ये वाला सेल्फ अवेयरनेस बच्चों में बिल्ड हो हुआ हुआ देखा गया है मेडिटेशन के दौरान। और यस, डेफिनेटली रिलैक्सेशन, फीलिंग कामनेस, देन स्लीप इंप्रूव होता है बच्चों का। जब जो टीनेज बच्चे हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है, एपेटाइट साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और हमको समझ में नहीं आता है कि रात रात भर ये टीनेज बच्चे जागते क्यों हैं, लेट नाइट सोते क्यों हैं। लेकिन दे आर वेरी हेल्पलेस बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल चेंजेस। सो स्लीप और एपेटाइट वाला जो साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सेटल डाउन या वो ठीक तरीके से उसका चलन वलन हो, इस ये इफेक्ट भी मेडिटेशन के प्रैक्टिस के बाद में देखा गया है। तो इसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं जो बेनिफिट करती है बच्चों को, अगर हम मेडिटेशन सिखाए और उन्होंने अगर प्रैक्टिस किया तो इसके बाद में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू टीच, कैसे सिखाया है बच्चों को। क्योंकि बच्चों को अगर लाके हमने बिठाया और बोला कि मेडिटेशन करो, 2 मिनट शांत बैठो, तो कोई बच्चा नहीं सुनेगा, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं सिंपल, कि जिससे हम बच्चों को मेडिटेशन सिखा सकते हैं, और उनको कंपल्शन ना लगे, उनको वो फन एक्टिविटी लगे। ये अगर हम ध्यान में रखें, डेफिनेटली हमारा अल्टीमेट मोटो, हमारा अल्टीमेट गोल इज टू टीच देम अ मेडिटेशन, बट इन अ वेरी फन वे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वी कनेक्ट विद एनी एज ग्रुप इन टर्म्स ऑफ किड्स। तो हमको मेडिटेशन का सेशन बहुत फनी तरीके से या मजे में कंडक्ट करना है, उसमें कुछ गेम्स ऐड करने हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क ऐड करना है, कुछ स्टोरी टेलिंग के सेशंस हम रख सकते हैं। एंड वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हमको ऐसे वाले सेशंस समर कैंप के दौरान प्लान करने हैं या किसी भी स्कूल में प्लान करने हैं, कंसिस्टेंटली प्लान करने हैं, तो फर्स्ट थिंग इज, बच्चों को एक बार मेडिटेशन सिखा के वो कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे। तो पहला हमारा कमिटमेंट ये होगा कि अगर हम किसी भी स्कूल में या किसी भी तरीके से मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, तो एटलीस्ट फॉर 7 डेज कंसिस्टेंटली उस बच्चे के साथ रैपो बिल्ड करके उनको मेडिटेशन करने में इंटरेस्ट डेवलप करना, ये फर्स्ट 7 डेज का एजेंडा होता है। और उसके बाद में एजेंडा शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हम 21 डेज या 40 डेज का पूरा ड्यूरेशन प्लान करते हैं, तो फर्स्ट इज द रैपो बिल्डिंग, कि हम एक दूसरे को कैसे जाने, कैसे पहचाने, कौन सा बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, या किस तरीके से किस तरीके से ग्रुप में एक्टिव है, नहीं है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, शाय है, या बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी वाला है। तो ये थोड़ा जानने में हमको इतना टाइम तो लगता है। और जब हम प्लान करेंगे रैपो बिल्डिंग इनिशियल डेज में या उसके बाद में भी जब हम सेशंस लेंगे मेडिटेशंस के, तो हमको ये देखना है कि हम उसमें योगा के पोजेस, स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, समथिंग रिलेटेड टू बॉडी एक्टिविटी, जब हम बॉडी मूव करते हैं, बॉडी ओपन अप करते हैं, हम शरीर के साथ कुछ एक्शंस करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उससे फर्स्ट थिंग क्या हो जाता है, तो स्पाइन को स्ट्रेच मिल जाता है हमारे। एंड दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज जब स्पाइन स्ट्रेच हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एंड द यू वी ऑल नो दैट द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम मूलाधारा टू सहस्रार चक्र। तो वो स्ट्रेच करने के लिए हम स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, योगा के कुछ कुछ आसन उसमें सेशन में ले सकते हैं। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी है कि ये वाले चीजें, ये एक्सरसाइजेस
कैसे फनी तरीके से या किसी बीट के ऊपर कैसे कंडक्ट किया जाए। तो जहाँ पे भी बच्चे मिले, बहुत मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसे लगता है कि पार्क में बच्चे खेल रहे, तो उनका हम मेडिटेशन का सेशन ले, तो कैसे ले सकते हैं? तो ये इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं कि कुछ स्ट्रेचिंग ले लिया, जॉगिंग ले लिया, और उसके बाद में मेडिटेशन ले लिया। उसके बाद में बहुत सारे गेम्स, छोटे छोटे गेम्स होते हैं, फनी गेम्स होते हैं, उसको हम उस सेशन के दौरान बीच में यूज कर सकते हैं। म्यूजिक सॉन्ग्स विद एक्शन, तो मतलब एक्शन सॉन्ग्स करके उनको इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें है ना, मंत्रा प्रैक्टिस, किसी किसी तरीके से मंत्रा हम चांट कर सकते हैं। या तो बॉडी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा और बहुत सुंदर तरीका है कि बॉडी स्कैन करना, हमारे हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर अटेंशन लेके जाना, और उसको वहां पे उस बॉडी पार्ट में क्या हो रहा है ये सिर्फ देखना। तो ये वाला एक हम सेशन में ऐड कर सकते हैं। देन द स्टोरीज ऑफ मेडिटेटर्स and the meditation, there are ample of stories in our mythological scriptures कि जहाँ पे मेडिटेशन से क्या होता है, तो ये वाले स्टोरीज हम एक्चुअली सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, और वो कार्टून फॉर्म में या रोल प्ले के फॉर्म में हम वो एनेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों को लेके, लाइक अ ड्रामा ड्रामा और प्ले के रूप में। देन द क्राफ्ट वर्क, कलरिंग एक्टिविटी, तो ये वाली चीजें भी हम, जो भी क्रिएटिव चीजें हैं, आर्ट रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी मेडिटेशन के सेशन में शुरुआत में या सेशन खत्म होने के टाइम पे हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करके उनको ये सेशन प्लान कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें, ये सारी जो एक्टिविटीज है, ये क्यों लेने की? क्योंकि बच्चों को फन पसंद है, बच्चों को खेलना पसंद है, खेलकूद पसंद है, बच्चों को मजा आना चाहिए। तो और इनिशियली 7 डेज में अगर ऐसा भी हो हुआ, या हमने 40 मिनट्स के सेशन में अगर 30 मिनट्स हमने प्ले और ये सारी चीजें गेम्स वगैरह ले ली, और सिर्फ 10 मिनट्स आर फॉर द मेडिटेशन, इट्स ओके टू स्टार्ट विथ। क्योंकि बच्चों का पेशेंस नहीं होता है। जब मैं किसी स्कूल में मेडिटेशन के क्लासेस लेती हूँ, मैं तो 2 मिनट्स का मेडिटेशन शुरू करती हूँ, और वो 2 मिनट में भी बच्चे बैठते हैं इसका कोई गारंटी नहीं देती हूँ। लेकिन अगर कोई भी बच्चा हमारे फैसिलिटेटर को या टीचर को या दीदी को, भैया को शांत बैठा हुआ देखता है, वो रोज देखता है कि ये 2 मिनट ना हम गड़बड़ करते हैं लेकिन दीदी शांत बैठी है, they start copying it. Initially they may not meditate, then they don't, मतलब उनको पता नहीं चलेगा कि कैसे सांस को देखना है, वो हवा अंदर जा रही बाहर आ रही उसको कैसे देखना है, पता नहीं चलेगा। लेकिन इट्स अ गुड स्टार्ट दैट कि वो बैठते तो है, वो खुद को वो सेंटर तो करते हैं, खुद को उस पोजीशन में तो लाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, और ऑल दीज एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज एक्चुअली बूस्ट अवर क्रिएटिव ब्रेन, दैट इज द राइट ब्रेन। एंड वो राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन इज अ लॉजिकल ब्रेन। तो वो जो क्रिएटिविटी बूस्ट मिलता है, उसके वजह से एक्चुअली हार्मोन्स भी, मतलब हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जो जॉय देते हैं हमको, एक्साइटमेंट देते हैं, मोटिवेशन फील कराते हैं। ये सारी हार्मोन्स सीक्रेट होने लगती है, एंड दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ एक्सटेंडेड इफेक्ट ऑफ गुड मेडिटेशन वाला चीज। तो वहां से स्टार्ट हो जाता है मेडिटेशन का। तो ये थोड़े टिप्स है कि किस तरीके से हम सेशन अगर प्लान करते हैं, तो किस तरीके से वो प्लान करना है, और आगे जाके किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे और एक चीज, अगर एज अ फैसिलिटेटर, एज अ दीदी भैया, हमारा एनर्जी डाउन है तो बच्चों को मजा नहीं आएगा। हम जैसे ऐसे लेथार्जिक चले गए तो वो भी बैठ ही जाएंगे, वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम बच्चों के लिए
कोई भी सेशन लेते हैं तो वहां पे हमारा एनर्जी लेवल चेक करना जरूरी है। और जो भी एक्टिविटीज हमने प्लान किया है वो पहले खुद के ऊपर अप्लाई करके देखना भी जरूरी है। वो क्रिएटिव मतलब क्राफ्ट वर्क है या योगा जॉगिंग वाला चीज है, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक एक्शन एक्शन सॉन्ग है, जो भी चीजें है उसका पहले हमने खुद ने प्रैक्टिस करना जरूरी है। और उसके बाद में ही हम बच्चों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में थोड़ी और टिप्स यहाँ पे है कि हम क्या क्या और इंक्लूड कर सकते हैं सेशन में। तो ईटिंग हैबिट्स, माइंडफुल ईटिंग के ऊपर बहुत सारे मेडिटेशन के स्क्रिप्ट अवेलेबल है गूगल पे। माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल ईटिंग और सच ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो रैपो बिल्ड होने के बाद में जो 8 डेज के बाद का 8 to 21 डेज का जो टाइम स्लॉट होता है सेशन का, उसमें हम ये चीजें धीरे धीरे से इन कर सकते हैं, एक 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 चीजें। देन लाइट मेडिटेशन हो गया या सन मेडिटेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड मंत्रा हो गया। देन ब्रेथ काउंटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड प्रैक्टिस की मैंने कितनी सांसें ली और कितनी सांसें छोड़ी, तो उससे भी हमारा फोकस डेवलप होने लगता है और अवेयरनेस बढ़ता है, ब्रेथ अवेयरनेस बढ़ता है। देन देर इज दिस ब्यूटीफुल बोर्ड्स, माइंडफुल ब्रीदिंग बोर्ड्स, जिसके ऊपर ट्रायंगल, रेक्टेंगल काइंड काइंड ऑफ शेप्स होते हैं, वो हम घर पे भी बना सकते हैं। और उसके ऊपर फिंगर जैसे घूमता है उस तरीके से आप ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो। तो ये भी सिंपल एक्टिविटी हो जाती है बच्चों के लिए। एंड द लविंग एंड काइंडनेस एक्टिविटी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वंडरफुल मेडिटेशन। तो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन में भी हार्ट फोकस ब्रीदिंग होता है। या यू नो या क्या बोलते हैं कि जो भी हमारे जॉयफुल इमोशंस है उसको हम बूस्ट करने की कोशिश करते हैं जब हम लविंग और काइंडनेस का मेडिटेशन बच्चों से करवाते हैं या उनको सिखाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन है, वो भी हम हमारे सेशन में अभी ऐड कर सकते हैं टू गिव देम अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे uh, यहाँ पे मेरा यू नो द द द टॉपिक इज ओवर नाउ एंड थैंक यू सो मच। सो आई होप कि हम एक साथ काम करेंगे और बच्चों को ध्यान सिखाएंगे। लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग। या थैंक यू मनीषा, बहुत ब्यूटीफुल था सेशन। और ज़्यादा टाइम चाहिए हमें। नेक्स्ट टाइम हम ज़्यादा टाइम रखेंगे जिससे कि हम ज़्यादा डिटेल में जा सके सेशन में। और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आता है कि बच्चों को ध्यान सिखाना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है क्वेश्चन लेंगे, बच्चे रहेंगे किसी के घर में तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे उनको ध्यान में बिठाना है, वो जो भी है क्वेश्चन उनके। हाँ, श्रीललिता। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच मैम। सेशन बहुत अच्छा था और बहुत यूजफुल था। मैम मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है। अभी ऑटिज्म बच्चे हैं ना, तो हाँ। उनके लिए मेडिटेशन काम करता है? वो कर पाते हैं अगर यस। मेडिटेशन? हाँ, कर पाते हैं बिकॉज द ऑटिस्टिक बच्चे दे आर वेरी इंट्रोवर्ट। वो हम्म। सोशल नहीं हो पाते हैं। वो एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर के अलावा दूसरों से मिलना उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन उनके लिए वो ज्यादा इंडिविजुअल रहना, मतलब अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनको एक्चुअली पर्सनली अगर हम सिखाएंगे तो उसका फायदा उनको ज्यादा हो जाएगा। तो हम जब एक्टिविटी प्लान करेंगे ऐसे बच्चों के लिए तो पेयर्स में कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं कि मैंने कुछ ड्राइंग बना ली तो उसमें तुम कुछ ऐड कर दो, काइंड ऑफ।
ऐसे एक्टिविटी हम्म कि जो हम्म दो दो लोग हम्म मिल के कर सकते हैं, तो ऐसे एक्टिविटी से आप शुरुआत कर सकते हो। और इन बच्चों में एक्चुअली अटेंशन स्पैन ज्यादा होता है, वो बैठ भी सकते हैं। अगर ऑटिज्म के ऑटिज्म के साथ अगर कुछ और डिसेबिलिटी है, तो वहां पे कुछ अलग तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। लेकिन ऑटिस्टिक ओके बच्चों का ग्रुप में नहीं ले मैम। सकते हम लोग। यस। ओके, स्पेशली लेना पड़ता है। हाँ, स्पेशली लेना पड़ता है। ओके। बिकॉज इनिशियल मतलब इनिशियल ईयर्स में जब तक उनका वो ट्रेनिंग नहीं होता है ना, उनके वो हम्म सेशंस नहीं होते हैं साइकोलॉजिकल, उनको वो मोटिवेशन या वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम दूसरों के साथ एडजस्ट हो पाए। उनका वो बहुत मेजर इशू होता है कि एडजस्ट नहीं कर पाते ये बच्चे। ओके मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आजकल ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक्टिविटीज आ रहे हैं, तो वो हाँ कहाँ, मतलब वो सच में वर्क करता है बच्चे के लिए? वो कहाँ तक सही है क्या मिड ब्रेन एक्टिवेशन? और उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब बच्चे को मतलब क्या सिखाते हैं? सो श्री ललिता जी, मैंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में सुना है, लेकिन मैंने उसका अनुभव नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में ना बोलना पसंद करूंगी, बिकॉज मे बी आई मे बी रॉन्ग। लेकिन यस, ओके। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन कि मैं उसके बारे में सोचूं या और ज्यादा पढूं और उसके ऊपर काम करूं। डेफिनेटली। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू श्री ललिता जी।